हेलो दोस्तों, वेलकम बैक बड़के गुरुजी। मैं आज आपको मेंसुरेशन का अगला पार्ट यानी चतुर्भुज, क्या भाई, चतुर्भुज की चर्चा करने जा रहा हूँ आपके साथ में। चतुर्भुज समझ पा रहे हो? चतुर्भुज की चर्चा करेंगे तो एक एक फार्मूला और एक एक चीज़ें इससे देखते हुए चलेंगे, ठीक है। त्रिभुज को हमने लगभग ख़त्म किया, बेसिक रूप से त्रिभुज को हमने ख़त्म किया। अब बेसिक रूप से हम चतुर्भुज को ख़त्म करेंगे, फिनिश करेंगे। उसके बाद फिर वृत्त को फिनिश करेंगे और ये सब करने के बाद फिर हम पूरा सब एक दूसरे को मिला करके सवाल बनाएंगे, ठीक है ना। अब चर्चा करते हैं चतुर्भुज पे। तो पहले हम ये सोचते हैं कि एक्चुअल में चतुर्भुज कुल कितने प्रकार का होता है, कैसे क्या होता है, सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो चलो भाई हम चतुर्भुज करते हैं। क्या करते हैं? चतुर्भुज, ठीक है ना। अब देखो कुल कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं ये समझो। पहले तो एक सामान्य चतुर्भुज होता है, हमेशा ध्यान देना। सामान्य चतुर्भुज, क्या? सामान्य चतुर्भुज। अब सामान्य चतुर्भुज का मतलब क्या है? कोई भी उसमें स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं लगती। जैसे मान लो कोई भुजा ऐसे बन गई, ऐसे बन गई, बन जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ABCD बन गया, इसी को हम बोलेंगे ABCD, इसी को हम बोलेंगे सामान्य चतुर्भुज, ठीक ना। अब समझना भाई, चतुर्भुज में होता क्या है? चार भुजाएं होती हैं। क्या होता है? चार भुजा होती है, ठीक। चार कोण होता है अंदर, चार कोण, चार भुजा, ठीक है ना। और चारों कोणों का योगफल A प्लस B प्लस C प्लस D ये बराबर 360 होता है, 360 होता है। और इसमें विकर्ण भी होते हैं, विकर्ण होते हैं भाई। और विकर्ण क्या होता है? दो विकर्ण होता है। क्या होता है? दो विकर्ण होता है। यानी चार भुजा, चार कोण, चारों कोणों का योगफल 360 अंश और दो विकर्ण। इन चार प्रॉपर्टियों से मिलके हमारा क्या बनता है भाई? हमारा क्या बनता है? चतुर्भुज बनता है, ठीक है ना। समझ पाए? चलो, तो ये हमारा चतुर्भुज हो गया। अब जब चतुर्भुज हो गया तो परिमाप की बात करते हैं। यहाँ पे ऐसे चतुर्भुज का जो परिमाप होता है, समझ जाओ, परिमाप। ऐसे चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है भाई? परिमाप बराबर चारों भुजाओं का, चारों भुजाओं का योगफल, चारों भुजाओं का योगफल। परिमाप बराबर क्या हो जाएगा भाई? चारों भुजाओं का योगफल हो जाएगा। इसका जो परिमाप हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा, वो चारों भुजाओं का योगफल हो जाएगा, ठीक है ना। समझ पा रहे हो? पेरीमीटर जो हो जाएगा वो चारों भुजाओं का योगफल हो जाएगा। भुजा की अगर बात करें तो क्या है भाई? AB है, BC है, CD है और DA है भाई, या AD बोल सकते हो। ये चार भुजाएं हैं। कोण की अगर बात करें तो क्या है भाई? A है, कामा कोण B है और कोण C है तथा कोण D है भाई, कोण D है, ठीक है ना। विकर्ण की बात करें तो क्या हो जाएगा भाई? विकर्ण में AC है और BD है। ये विकर्ण हो गए, AC और BD। अब देखो, मान लो अगर तुम्हारा कोई एक सामान्य चतुर्भुज है और इसका तुमको क्षेत्रफल निकालना है, हमें नहीं पता, ये ABCD था, ठीक ना, ABCD था, और इसका हमको मान लो क्षेत्रफल निकालना हो, ABCD का क्षेत्रफल निकालना हो, तो ऐसे आसान नहीं है निकालना। इसमें पहली बात भाई देखो, इसका कम से कम एक डायगोनल पता हो, ठीक ना, और ये भुजाएं पता हो, तो इस तरीके से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। या फिर आप क्या करो कि हाइट पता हो इस भुजा की और इस भुजा से, यानी किसी तरीके से दो त्रिभुज की हेल्प से निकाल सकते हैं। फिलहाल तुम्हारे एग्जाम में सवाल इससे नहीं आता, ठीक। सवाल कहाँ से आता है? सामान्य चतुर्भुज तो हटा,
सामान्य चतुर्भुज जब भी आएगा तो एक विकर्ण और चारों भुजाओं का मेजरमेंट दिया होगा और हीरोन फार्मूला लगा करके दो त्रिभुज का आप जोड़ के क्षेत्रफल निकाल लोगे। एक वो तरीका है। दूसरा तरीका है या किसी बेस पर बीच में हाइट ऐसा करके दे देगा, आप कर लोगे। यहाँ पे अब जो आता है ये आता है तुम्हारा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, तो हमें चर्चा करनी है समांतर चतुर्भुज की। किसकी? समांतर चतुर्भुज की भाई। तो समांतर चतुर्भुज कैसा होता है? समांतर चतुर्भुज कैसा होता है भाई? देखो आपका जब कोई दो लाइन जो कि विपरीत हों अगर आपस में पैरेलल और बराबर होती हैं, पैरेलल और बराबर होती हैं, तो ये हमारी क्या कहलाती है? समांतर चतुर्भुज। क्या कहलाती है? समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज। अब ध्यान रहे, समांतर चतुर्भुज कोई दो लाइन अपोजिट होनी चाहिए, आमने सामने की दो लाइन पैरेलल हो और बराबर हो। जरूरी नहीं एक ही हो, आमने सामने की दो लाइन पैरेलल हो और बराबर हो, वही हमारा क्या होता है? समांतर चतुर्भुज है। कुछ भाई इसके प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, विशेषताएं इसकी क्या हैं। अगर ए बी और सी डी है तो आप समझना पहली चीज तो क्या होता है? ए बी बराबर सी डी होता है और तुम्हारा बी सी बराबर ए डी होता है। और यहीं से ए बी समांतर डी सी होता है और बी सी समांतर ए डी होता है। बी सी समांतर ए डी होता है। अगर आगे चर्चा करें तो आपका कोण ए जो होता है वो कोण सी के बराबर होता है और कोण बी जो होता है वो कोण डी के बराबर होता है। ठीक है ना? इतनी सी बात रही। इसके बाद भी कुछ होता है, जैसे आप बात करें कोण ए प्लस कोण बी ये बराबर होगा कोण बी प्लस कोण सी, ये बराबर होगा कोण सी प्लस कोण डी, और ये बराबर होगा कोण डी प्लस कोण ए, और ये बराबर होगा 180 अंश। क्या होगा? 180 अंश। यानी दो आपके आसन्न कोण जो होते हैं, ठीक है, अंतः कोण जिसे बोलते हो, अंग्रेजी में बोला जाता है को इंटीरियर एंगल, ये आपका क्या होता है? ये 180 अंश बनाता है। ठीक है ना? तो इन दोनों कोणों का योगफल, इन दोनों कोणों का योगफल, इन दोनों कोणों का योगफल, इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है ना? सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इतनी तो रही प्रॉपर्टी इसकी। इसके साथ एक केस और बनता है इसमें विकर्ण का। विकर्ण का, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है ना? देख रहे हो? यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। ठीक है ना? विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये ध्यान रहे। चलो, इधर इतनी प्रॉपर्टी इनकी है। ठीक है ना? इतनी प्रॉपर्टी इनकी है, तो ये चीज़ माइंड में रखना। अब जब विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो इतना ध्यान देना कि इस भाग का और इस भाग का जो क्षेत्रफल होगा ये बराबर होगा, और इस भाग का और इस भाग का जो क्षेत्रफल होगा ये बराबर होगा।
ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ये दोनों क्षेत्रफल बराबर होंगे और ये दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। और ये जो आपका विकर्ण क्या करता है, दो बराबर क्षेत्रफलों में क्या करता है, समांतर चतुर्भुज को विभक्त करता है। तो इतना आपने समझ लिया, ठीक है ना। अब चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये ध्यान देना। अगर हम बात करें कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अगर हम पहले तो आप कैसे करेंगे, परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा, तो परिमाप की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका, ये मान लो इसको लंबाई बोलते हैं, इसको मान लो चौड़ाई बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, लंबाई और चौड़ाई अगर मान लो इसको बोल दिए, फिलहाल आप चौड़ाई नहीं भुजाई बोल दो, ठीक है। तो दोनों भुजाओं का योगफल, हम इसको सीधे सीधे ये मान लें कि आपका 2 गुणे 2 ब्रैकेट में दोनों भुजाओं का दोनों भुजाओं का योगफल, दोनों भुजाओं का योगफल। यानी अगर ये भुजा हम L ना लें, ये भुजा अगर हम A लें और ये भुजा अगर हम B लें, तो हम कहेंगे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर A और B हो गया तो हम कहेंगे 2 गुणे में A प्लस B। आप समझ पाए हो, 2 गुणे में A प्लस B, क्योंकि ये भी A होगा और ये भी B होगा, तो 2 गुणे में A प्लस B आपका हो गया, ठीक ना, ठीक है। अब देखो यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अगर हम इसमें क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की, तो ध्यान देना, क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल के केस में तुम्हारा सिस्टम थोड़ा सा बदल जाएगा, ये समझना, क्षेत्रफल के केस में थोड़ा सा सिस्टम बदल जाएगा। जैसे अब आपको एक बेस लेना होगा, कोई एक बेस लेना होगा। अगर तुमने A को बेस ले लिया है, अगर तुमने बेस A को ले लिया है, तो यहाँ से तुम्हें एक हाइट ड्रा करनी होगी A से, ये हाइट तुमको ड्रा करनी होगी, ये H हो जाएगा, यानी H1, ठीक। तो आपको क्षेत्रफल के रूप में क्या लिखना होगा, क्षेत्रफल के रूप में आपको क्या लिखना होगा, बेस इंटू हाइट, यानी A गुणे में, अब पहले हिंदी आप लिख दो, यानी कह दो आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, अगर आधार तुम्हारा A रहेगा, अगर आधार तुम्हारा A रहेगा तो ऊंचाई इस पे जो बनेगी तो H1 हो जाएगी, ठीक। तो आपका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A गुणे H1। और मान लो आधार तुम्हारा A ना हो करके आधार तुम्हारा यहाँ से गया B हो गया, तो इस तरीके से तुम्हारा हाइट बनेगा, इस तरीके से तुम्हारा हाइट बनेगा, यानी ये H2 हो जाएगा। तो आपका तब क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, तब क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पे A की बजाय अब B आ जाएगा और B गुणे H2 हो जाएगा, B गुणे H2। यानी क्षेत्रफल आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बदलता रहता है। यानी अगर आपका A पे लंब गया है तो A गुणे H1 हो जाएगा, यानी A गुणे ये वाला आपका हाइट, और अगर B पे लंब गया है तो B गुणे ये वाला हाइट आपका। तो आपका ये ध्यान देना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको इसी बेसिस पे लगाना है, ठीक है ना। एक केस तो ये होता है समांतर चतुर्भुज का, ठीक। तो क्षेत्रफल तक आपने देखा, परिमाप में देखना, यहाँ पे विकर्ण जो होता है, विकर्ण की लंबाई वो देता है, आप यहाँ से विकर्ण निकाल नहीं पाते हो। हालांकि आगे चल के मैं तुम्हें बताऊँगा विकर्ण निकालने का भी तरीका। कोण जब पता होता है, कोण जब पता होता है तो विकर्ण आसानी से निकल जाता है। त्रिकोणमिति जब आप पढ़ लोगे तो उसका नियम यहाँ पे लग जाता है, ठीक है ना। त्रिकोणमिति जब आप पढ़ लेते हो तो उसका नियम यहाँ पे लग जाता है, क्लियर है। तो ये आपका समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज के अलग अलग प्रकार होते हैं, समांतर चतुर्भुज के अलग अलग क्या होते हैं भाई, प्रकार होते हैं। और उसमें एक तो ये समांतर चतुर्भुज खुद होता है, एक तो ये खुद समांतर चतुर्भुज होता है। अब जितनी प्रॉपर्टी समांतर चतुर्भुज में लगी वो सारी की सारी प्रॉपर्टी उसमें लगेगी बाकी सब में,
अब समांतर चतुर्भुज आपने पढ़ा, अब समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत ही क्या क्या आता है पहले ये जान जाओ। समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत, ठीक है, समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत क्या क्या आता है ये देख लो। समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत तुम्हारा वर्ग आता है, आयत आता है और आपका समांतर चतुर्भुज तो खुद ही है, वर्ग आता है, आयत आता है और आयत के साथ साथ तुम्हारा समचतुर्भुज भी आता है, समचतुर्भुज, ठीक है ना, समचतुर्भुज आता है, वर्ग आता है, आयत आता है, समचतुर्भुज आता है। पहले इन तीन को पढ़ते हैं, पहले इन तीन को पढ़ते हैं एक एक करके, ठीक है ना, एक एक करके इन तीन को पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बात अगर करें वर्ग की भाई, वर्ग की, तो वर्ग क्या होता है? जिनकी चारों भुजाएं बराबर हो, यानी ABCD एक ऐसी आकृति जिनकी चारों भुजाएं बराबर हों, चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। एक कोण 90 अंश का होगा तो प्रत्येक कोण 90 अंश का हो जाएगा। चारों भुजाएं बराबर हों, प्रत्येक कोण 90 अंश का हो जाएगा, तो ये वर्ग कहलाएगा। क्या? चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 अंश, प्रत्येक कोण 90 अंश का। चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, यानी अब इसकी फिर से पूरी प्रॉपर्टी देख लो भाई। अब इनके विकर्ण क्या होंगे? विकर्ण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। बाकी सब तो लगेगा, ये जो नया लग रहा है इसको समझना। बाकी सारी समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी इसमें लगेगी, यानी समांतर भुजाएं आपस में बराबर और समांतर भुजाएं, सॉरी, सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर और समांतर, इधर भी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर और समांतर। खैर चारों भुजाएं सब बराबर ही हो गई, केवल सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी। चारों कोण आपस में बराबर का मतलब सम्मुख कोण भी बराबर हो गया, ठीक है। विकर्ण बाइसेक्ट करेंगे दोनों, हालांकि यहाँ विकर्ण बराबर भी होंगे। जो नई चीजें हैं उनको समझो। विकर्ण आपस में, वहाँ विकर्ण आपस में समद्विभाजित होते थे, वहाँ बराबर नहीं होते थे दोनों विकर्ण, वहाँ विकर्ण आपस में समद्विभाजित होते थे। लेकिन यहाँ विकर्ण छोटे और बड़े होते थे, लेकिन यहाँ विकर्ण आपस में बराबर होंगे, विकर्ण आपस में बराबर होंगे, होते हैं विकर्ण आपस में बराबर। और बात करें, ठीक है, तथा 90 अंश पर समद्विभाजित, समद्विभाजित, तथा 90 अंश पर समद्विभाजित होते हैं। विकर्ण आपस में बराबर होते हैं तथा 90 अंश पर समद्विभाजित होते हैं, ये बात ध्यान देना। विकर्ण के केस में ये हो गया, ठीक है ना। विकर्ण आपस में बराबर होते हैं तथा 90 अंश पर समद्विभाजित होते हैं। क्लियर है ना भाई? तो चलो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। चारों कोण बराबर, विकर्ण आपस में बराबर तथा 90 अंश पर समद्विभाजित, ठीक है, यानी AC बराबर BD हो जाएगा आपका। और आपका विकर्ण समद्विभाजित और प्रत्येक कोण को भी समद्विभाजित, प्रत्येक कोण को भी समद्विभाजित करते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक कोण को भी समद्विभाजित करते हैं, ये ध्यान रहे। यानी विकर्ण बनने से इनका कई काम हुआ। विकर्ण बनने से क्या, पहला काम क्या हुआ कि विकर्ण बनने से ये दोनों विकर्ण बराबर हो गए। ये चीज़ें वहाँ नहीं होती थी, समांतर चतुर्भुज में ये चीज़ें नहीं होती थी जो वर्ग में हो रही हैं।
यानी विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते थे समांतर चतुर्भुज में, यहाँ हो रहे हैं। विकर्ण समांतर चतुर्भुज में कोणों को समद्विभाजित नहीं करते थे, यहाँ कर रहे हैं। यानी अगर हम विकर्ण बनाएं तो अगर ये विकर्ण बनेगा तो ये 90 अंश पर कटेगा और ये बराबर कोण हो जाएगा। यानी इधर का भी कोण बराबर, इधर का भी कोण बराबर, इधर का भी कोण बराबर, यानी प्रत्येक कोण को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के 45 अंश का बनाते हैं। प्रत्येक कोण इसका ये 45 अंश हो जाएगा। 90 अंश 45 में बढ़ जाएगा, 90 अंश 45 में बढ़ जाएगा। ठीक है ना, समझ भाई, 90 अंश 45 में बढ़ जाएगा और इस बिंदु से 4 बराबर त्रिभुज बनेंगे। क्या बनेंगे? 4 बराबर त्रिभुज बनेंगे, यानी 4 बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुज बनेंगे। ठीक है ना, इतनी सारी प्रॉपर्टी वर्ग की होती है। ठीक, इतनी सारी प्रॉपर्टी वर्ग की होती है। अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं आयत को, इसी के साथ थोड़ा सा आयत पढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टी वर्ग की हो गई। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं आयत को। ठीक है ना, अब यहाँ पे अगर हमको विकर्ण निकालना होता है तो अगर हमें यहाँ पे विकर्ण निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? विकर्ण बराबर हमारा क्या होता है? अगर भुजा इसकी ए है, भुजा इसकी ए है तो ये भी ए होगी, तो विकर्ण हमारा क्या हो जाता है? a√2। क्या हो जाता है? a√2। विकर्ण हमारा क्या हो जाता है? a√2। समझ पाए? तो इससे हमारा विकर्ण निकल जाता है। अगर हम परिमाप की बात करें, परिमाप की बात करें तो परिमाप हमारा क्या हो जाता है? अगर हम परिमाप की बात करें तो परिमाप हमारा हो जाता है 4 गुणे भुजा, 4a, 4 गुणे भुजा, चारों भुजाएं बराबर हैं भाई। ये भी a है और ये भी a है, ये a था ही, यानी 4 गुणे भुजा। और अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? a²। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा? a²। यानी विकर्ण की बात करें तो भुजा√2, परिमाप की बात करें तो 4a और क्षेत्रफल की बात करें तो a²। हालांकि यहाँ केवल यूनिट लगेगा, इकाई लगेगी, यहाँ केवल यूनिट लगेगा, यहाँ भी केवल यूनिट लगेगा, लेकिन यहाँ यूनिट का स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है ना, तो विकर्ण हो गया, परिमाप हो गया और क्षेत्रफल हो गया। ये तो रही भाई वर्ग की बात। ठीक, अब वर्ग से थोड़ा सा आते हैं आयत पे, समझ लेना। वर्ग से थोड़ा सा आते हैं आयत पे भाई, समझ पा रहे हो? वर्ग हो गया। अब इसके बाद आते हैं भाई आयत पे। आयत पे, आयत की अगर हम बात करें, आयत की रेक्टेंगल बोला जाता है इसे। आयत की अगर हम बात करें तो आयत हमारा क्या होता है? रेक्टेंगल बोला जाता है। ठीक है ना, तो आयत का आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये देखो, ये आकृति आयत है, ये बराबर इसके है और ये बराबर इसके है। हालांकि समांतर भी होता है और ये, ठीक है ना, ऐसे ना बनाओ, इधर बना दो, ये समांतर भी होता है। ठीक है ना, चल मान लो फिलहाल। अब इसकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, सम्मुख भुजाएं, भुजाएं बराबर के साथ साथ बराबर तथा प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण 90 अंश। सम्मुख भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 अंश। ठीक ना, इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर, वहाँ सभी भुजाएं बराबर होती थी, यहाँ केवल सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 अंश का होता है। यानी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण आपका क्या होता है? 90 अंश का होता है। तो एक ये हो गया। दूसरा आप चलते हैं यहाँ पे, तो इसमें भी क्या होता है? विकर्ण आपस में केवल बराबर होते हैं, सब अलग अलग हो रहा है, विकर्ण बराबर होते हैं।
बाकी सारी प्रॉपर्टी वही लगेगी, विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं, ध्यान देना यहाँ पे। वहाँ पे विकर्ण समद्विभाजित करते थे, यहाँ पे विकर्ण केवल बराबर होंगे, ये दिमाग में रखना, विकर्ण यहाँ पे बराबर होते हैं बस। नई प्रॉपर्टी में यही आई, बाकी टोटल पुरानी प्रॉपर्टी है, केवल कोण 90 अंश का हो जाएगा, ठीक है ना, और विकर्ण क्या हो जाएंगे, इनके बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। बाकी सारी प्रॉपर्टी समांतर चतुर्भुज की है, कोई समस्या नहीं है, टोटल प्रॉपर्टी अब इसमें समांतर चतुर्भुज की लगेगी, यानी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का है, और विकर्ण क्या हो जाएगा आपस में भैया, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चले, यानी अब आप कह सकते हो कि सम्मुख भुजाएं बराबर समांतर, सम्मुख भुजाएं बराबर समांतर, प्रत्येक कोण 90 अंश का, ठीक है। विकर्ण जो बनेगा, विकर्ण जो बनेगा वो क्या होगा, बराबर होगा, समद्विभाजित करेगा एक दूसरे को, लेकिन 90 अंश पर समद्विभाजित नहीं करेगा, ठीक है ना, समझ पा रहे हो। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे अगर देखें तो क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर चर्चा करें तो हमारा जो क्षेत्रफल हो, यहाँ पे अगर हम बात करें तो विकर्ण पहले क्या आता है, विकर्ण हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये L है और ये B है तो हमारा विकर्ण क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी यही हमारा विकर्ण है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी इसको बोल सकते हो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो विकर्ण हमारा क्या इसका हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। परिमाप की बात करें, परिमाप की बात करें तो परिमाप हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे L और B, फिर ये भी B, ये भी L, तो L प्लस B, जैसे वहाँ पर करते थे A प्लस B का ट्वाइस, वहाँ पे लंबाई गुणे चौड़ाई, बात वही है, L और B का ट्वाइस हो जाएगा, 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा ये 2 लंबाई और 2 चौड़ाई। और अगर परिमाप के साथ हम क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, इसमें आधार गुणे ऊंचाई, क्योंकि 90 अंश है तो यही आधार हो जाएगा, यही ऊंचाई हो जाएगा, यानी L इंटू बी क्या हो जाएगा, L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई ही इसका क्या हो जाता है, क्षेत्रफल हो जाता है, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी L इंटू बी ही इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, समझ पा रहे हो ना, लंबाई गुणे चौड़ाई इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो मोटा मोटी आपने आयत को भी जान लिया, आयत के फार्मूले को जान लिया, ये लगता है। अब इसके बाद आयत के बाद आपका जो आता है वो आता है भाई समचतुर्भुज। क्या आता है, समचतुर्भुज, रोम्बस बोला जाता है भाई इसे, समचतुर्भुज, उसको समचतुर्भुज, समचतुर्भुज क्या बोला जाता है, समचतुर्भुज, तो इसको रोम्बस बोला जाता है। तो इसकी चर्चा कर लेते हैं भाई समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज बनता कैसे है, बस क्या होता है, बिल्कुल वर्ग जैसा होता है, वर्ग क्या बोलो, हाँ, लेकिन इसके प्रत्येक कोण क्या होते हैं, बराबर नहीं होते, सॉरी प्रत्येक कोण 90 अंश के नहीं होते, या बराबर नहीं होते, ऐसे बोल दो, सम्मुख कोण ही बराबर होते हैं, यानी ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। तो अगर समांतर चतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ध्यान देना, समांतर चतुर्भुज की ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये आपका समचतुर्भुज कहलाएगा। ऐसी समांतर चतुर्भुज, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके सारे कोण बराबर हों तो क्या कहलाएगा, आयत कहलाएगा। और ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं और सारे कोण दोनों बराबर हों तो क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। मैं लिखाऊंगा, परेशान ना हो। तो आपका क्या हो जाएगा भाई, ये अगर ये ABCD है तो इसमें भी भाई, इसमें क्या होता है, ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है, ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है, ये समांतर और ये समांतर इसके, ठीक ना। कोण A, इसमें सेम समांतर चतुर्भुज, कोण A प्लस कोण C बराबर, कोण A प्लस कोण C नहीं भाई, कोण A बराबर कोण C रहेगा और कोण B बराबर
कोण डी रहेगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी भुजा बराबर तुम्हारी हो ही गई। और इसमें विकर्ण क्या करते हैं, विकर्ण की एक नई प्रॉपर्टी इसमें आती है कि विकर्ण क्या करते हैं, विकर्ण 90 अंश पर समद्विभाजित होते हैं, बराबर नहीं होते, लेकिन विकर्ण 90 अंश पर, यानी हम अगर कहें तो विकर्ण 90 अंश पर समद्विभाजित होते हैं। क्या? समद्विभाजित, यानी विकर्ण 90 अंश पर समद्विभाजित होते हैं। एक ये होता है, विकर्ण 90 अंश पर समद्विभाजित होते हैं, यानी एक नई प्रॉपर्टी ये आई कि विकर्ण 90 अंश पर समद्विभाजित होंगे। सॉरी, सारी भुजाएं बराबर होंगी भाई, सारी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, सारी भुजाएं बराबर होंगी और विकर्ण 90 अंश पर क्या होंगी, समद्विभाजित होंगी। तो एक चीज आपको ये समझ में आ गया कि जिस चतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होंगी वह चतुर्भुज आपका अपने विकर्णों पर को 90 अंश पर समद्विभाजित करेगा, ठीक है ना। तो 90 अंश पर समद्विभाजित करेगा, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि ये कोण भी बराबर करेगा, इसका मतलब ये भी हुआ कि ये कोण भी बराबर करेगा। अगर 90 अंश पर समद्विभाजित करेगा तो ये कोण भी बराबर करेगा। क्लियर है? तो ये अपने अपने कोण को भी समद्विभाजित करता हुआ चला जाएगा। तो विकर्ण क्या करेगा, 90 अंश पर समद्विभाजित होगा तथा कोणों को भी समद्विभाजित करेगा, कोणों को भी समद्विभाजित करेगा, समद्विभाजित करेगा। यानी विकर्ण जो होगा वो 90 अंश पर तो समद्विभाजित होगा और साथ ही साथ सभी चारों कोणों को भी क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। तो विकर्ण 90 अंश पर समद्विभाजित होते हैं तथा सभी कोणों को भी समद्विभाजित करते हैं, ठीक है ना, सभी कोणों को भी समद्विभाजित करते हैं। तो आपका एक ये हो गया। एक आपका ये हो गया भाई, ये समझ पाए हो। तो समचतुर्भुज क्या हो गया, आपने इधर से देख लिया। अब बात आती है इनके क्षेत्रफल की, तो चलो क्षेत्रफल को देख लेते हैं और जो प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इनके विकर्ण से सवाल नहीं बनता, ठीक ना, विकर्ण से इनके सवाल नहीं बनता। इनका सवाल केवल बनता है किससे, इनका सवाल परिमाप से बनता है। तो इनका भी परिमाप वही होगा, क्या, इनका भी परिमाप वही होगा, परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, ठीक है, 4 गुणे भुजा। बात समझ में आया? और क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे तो इनका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 1/2 विकर्णों का, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। यानी अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, ठीक है ना। तो आपका परिमाप कहेगा तो 4 गुणे भुजा और क्षेत्रफल कहेगा तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल, ठीक है ना, समझ पाए। हालांकि अगर तुम्हारे पास हाइट पता है तो आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई। अगर यहाँ से कोई हाइट है तो आप आधार गुणे ऊंचाई कर सकते हो। विकर्ण नहीं पता है, लेकिन अगर एक हाइट पता है तो भुजा गुणे हाइट, यानी आप भुजा गुणे ऊंचाई भी हो जाता है, भुजा गुणे ऊंचाई से भी आपका क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन मेन क्षेत्रफल जो होता है वो विकर्णों के गुणनफल के आधे से बनता है, ठीक है ना। तो आप समझ पाए, विकर्णों के गुणनफल के आधे से। तो ये तुम्हारा हो गया भाई समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज से आपने ये समझा जी, जब भाई ये कोण बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा और ये कोण बराबर हैं, इसका मतलब हर चतुर्भुज में तीनों कोणे आपस में बराबर हैं। सीधी सी बात है, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर। यानी मोटा मोटी आप कह सकते हैं
कि वर्ग और समचतुर्भुज दो ऐसे चतुर्भुज होते हैं जिनके विकर्ण उनको 4 बराबर क्षेत्रफलों वाले भागों में विभक्त कर देते हैं। ठीक है ना, तो आप यहाँ से इसको समझ सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा, क्लियर है, ये आपका हो जाएगा। यहाँ से इसको आपने जान लिया। सबका फार्मूला आप लिखते जाना अपने कॉपी पे, ठीक है। वीडियो को लाइक करते जाना, ठीक है, शेयर करते जाना और सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए। अब तो भाई आपको सारे मैटर मिल रहे हैं ना, ये पूरा 0 से लेकर के सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, तो अब सब्सक्राइबर भाई बढ़ने चाहिए। आप शेयर करो और वीडियो पसंद आए तो तुरंत सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ये सारा काम करते रहो भाई। ये हो गया। अब इसके बाद एक चतुर्भुज और आता है जिसे बोला जाता है समलंब। क्या बोला जाता है? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है, इनकी 2 प्रकार के समलंब चतुर्भुज बनते हैं। इसको बनाया जाता है, ये आपका समसमलंब होता है, समसमलंब होता है ये। और ये आपका केवल समलंब होता है। जो समसमलंब होता है उसकी ये भुजा बराबर होती है, और जो केवल समलंब होता है उसकी कोई भुजा बराबर नहीं होती। बस क्या होता है, एक पेयर अपोजिट साइड का यानी सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा क्या होता है, वो समांतर होता है। तो अगर सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो, दूसरा नहीं, ये ध्यान रहे, सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो, दूसरा नहीं, तो आपका समलंब बन जाता है। तो आपका क्या हो जाता है, समलंब हो जाता है। क्लियर है, सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो, दूसरा नहीं, तो आपका समलंब हो जाता है। यहाँ पर भी ये हो जाएगा। ठीक, अब क्या होता है, इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होती। लेकिन जब समलंब आपका समसमलंब हो जाता है तो उसमें क्या होता है, जो जोड़ा बराबर नहीं होता, सॉरी, जो जोड़ा समांतर नहीं होता है वो भुजाएं बराबर होती हैं। जो जोड़ा समांतर नहीं होता सम्मुख भुजाओं का, वे भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो 2 सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर होती हैं किंतु बराबर नहीं होती हैं, लेकिन बाकी की 2 सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर तो नहीं होती लेकिन बराबर हो सकती हैं। आपस में समांतर तो नहीं होती लेकिन बराबर हो सकती हैं। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ें आप यहाँ पे बोल सकते हो। इस तरीके से आपका ये हो जाता है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं, और ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी कोण आपस में बराबर नहीं होता, इसमें कोई भी कोण आपस में बराबर नहीं होता। इसमें क्या होता है, विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ऐसे अगर मैं लिखता हूँ थोड़ा सा समझना, ABCD, यहाँ बात करूँ तो एंगल A बराबर एंगल B, ठीक है ना, यहाँ पे AD बराबर BC, ठीक ना, ये एक्स्ट्रा हो रहा है उससे। और मैं बात करूँ तो AC बराबर BD, ये चीज़ें यहाँ पे तुमको बराबर दिख जाती हैं। क्लियर है? जबकि आपका इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है ना। हालांकि एक चीज़ इसमें ध्यान देना, एक चीज़, जो इनका रेशियो होता है, अनुपात, इनका और इनका अनुपात इनके और इनके अनुपात के बराबर होता है, ये माइंड में रखे रहना आप। लेकिन इसकी ज़रूरत तो जब हम कभी
चतुर्भुज, त्रिभुज ऐसे पढ़ेंगे जब कोण वाला और सारी चीज़ें, तो उनकी प्रॉपर्टी पे उनको पढ़ लिया जाएगा। अभी ये क्षेत्रफल है, थोड़ा सा हम नॉलेज दे रहे हैं, बाकी हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं भाई, ये आपका इतनी सी इसकी प्रॉपर्टी है जो आप समझ गए हैं, ठीक है ना। चल इनको इरेज कर देते हैं। अब थोड़ा सा इसमें क्षेत्रफल का पढ़ लेते हैं। अगर इसके परिमाप की बात करेंगे तो चारों भुजाओं का योगफल, इसके परिमाप की बात करेंगे तो ये भुजा प्लस 2 गुणे ये भुजा, ठीक है ना। जो बराबर भुजा होती है उसको 2 के साथ में 1 कर देते हैं, बाकी इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये इसका परिमाप हो जाता है, ठीक है ना। क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, 1/2 गुणे, हालांकि हाँ 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल और गुणे ऊंचाई को क्या कहा जाता है, दूसरे शब्दों में आप समझ जाओ, उनके बीच की दूरी, किन समांतर भुजाओं के, उनके बीच की दूरी, तो ऊंचाई यही रहेगी, उनके बीच की दूरी, यानी हम मोटा मोटी कहें ये आया, ये हाइट, इसको ऊंचाई बोलेंगे, ये यानी इन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की, इधर वाली नहीं, ठीक है ना, इन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, तो आपका उनके बीच की दूरी हो जाएगी, यानी हाफ गुणे समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई, यानी उनके बीच की दूरी, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। समलंब के केस में इतना आपने समझ लिया। क्षेत्रफल का फार्मूला यहाँ लगता है। एक और आकृति बचती है, उनको भी वही पढ़ लिया जाता है। एक और आकृति बचती है जिनसे सवाल बनते हैं, जिसको बोला जाता है भाई काइट। क्या बोला जाता है? काइट, पतंग, ठीक है ना, पतंग, काइट बोला जाता है। पतंग कैसे बनता है? इसका एक जोड़ा तो बराबर होगा मतलब एक लगातार का जोड़ा बराबर होगा और दूसरा लगातार का जोड़ा बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपकी बात करें, हम इसको ए से ले लें, ABCD ले लें, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें AB बराबर BC हो जाएगा और AD बराबर CD हो जाएगा। एक तो केस ये हो जाता है काइट में। दूसरा आपसे कहेंगे तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, यानी कोण A बराबर हो जाएगा कोण C के, अपोजिट कोण बराबर होगा। कौन सा कोण बराबर होगा? कोण A कोण C के, यानी ध्यान रहे वही कोण बराबर होगा जिनकी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं। वही कोण बराबर होगा जिनकी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं, और जिनकी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं वो कोण बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। जिनकी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उनके बीच में बना कोण बराबर नहीं होगा। अब विकर्ण की बात करें भाई, विकर्ण की बात करें तो ये 90 अंश पे काटेंगे, ये ध्यान रहे। विकर्ण 90 अंश पर विकर्ण 90 अंश पर शब्द विभाजित नहीं होते हैं, विभाजित होते हैं। विकर्ण 90 अंश पर काटते हैं, विकर्ण 90 अंश पर काटते हैं, और कौन बराबर होगा ये ध्यान रहे। अगर ये O बन जाता है तो आपका AO बराबर OC हो जाएगा,
यानी वही भुजा बराबर होगी जो बराबर कोणों से बनी होगी। इसका मतलब साफ है, वही विकर्ण बराबर होगा जो बराबर कोणों से बना होगा, वो विकर्ण बराबर नहीं होगा जो बराबर कोणों से नहीं बना होगा। तो बराबर कोणों से बना हुआ विकर्ण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो आपका क्या हो गया, विकर्ण 90 अंश पर काटते हैं और AO बराबर OC हो जाएगा, AO बराबर OC हो जाएगा। इतनी प्रॉपर्टी इसकी है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना, जो कोण बराबर नहीं होते उनसे बना विकर्ण उन कोणों को समद्विभाजित कर देता है। यानी एंगल AD O बराबर एंगल CDO या एंगल ABO बराबर एंगल CBO। इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, ये ध्यान रहे। तो क्षेत्रफल इनका हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ठीक है ना, विकर्णों का गुणनफल हो जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ। तो क्षेत्रफल का फार्मूला यही होता है। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। हम लोग आज के सेशन को एंड करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। ठीक है, जो भी दिक्कत आती है उसको कमेंट करिए। और ठीक है, अगली क्लास में हम लोग इससे बनने वाले क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। ठीक है, तब के लिए थैंक यू।